आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सज्जन कुमार को उम्र कैद, 1994 सिख दंगों में बाप बेटे को जिंदा जलाने के मामले में सजा। राहुल गांधी ये समझ ले कि शशि थरूर की बगावत को हवा भी मिलने लगी है। बस कंडक्टर और ड्राइवर पर हमले के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं बंद। नीतीश को लाडला सीएम बताकर क्या मोदी ने बिहार में बीजेपी की महत्वाकांक्षा का द एंड कर दिया। इतना जरूरी क्यों है असम, बांग्लादेश से तकरार के बीच भारत ने दिखाई ताकत। यूक्रेन में नहीं हो रहा सालों से चुनाव, क्या वाकई तानाशाह हो चुके हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की। मैक्रो ने बीच में रोकी डोनाल्ड ट्रंप की बात, कर दिया यूक्रेन का फैक्ट चेक। सोने की कीमतों में मामूली बढ़त, चांदी आज भी हुई सस्ती। जोरों पर गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की चर्चा, एक पोस्ट ने मचा दिया हड़कंप। और पूर्व कप्तान ने पाकिस्तान टीम पर दिया बड़ा जवाब। सिख विरोधी दंगे से जुड़े दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा था कि यह मामला निर्भया केस भी कहीं ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील में यह भी कहा गया था 1984 में सिखों का कत्ले आम मानवता के खिलाफ अपराध है। एक समुदाय विशेष को इस हिंसा के दौरान टारगेट किया गया। इन दंगों ने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। शशि थरूर को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल वैसे ही सोच रहा है जैसे कभी हेमंत बिस्वा शर्मा या ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में। शशि थरूर भी अपने रुख पर कायम है और ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता है, मतलब कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के। कांग्रेस को भी एक फुल टाइम अध्यक्ष मिला हुआ है जो नेताओं की अपेक्षा के अनुसार काम करता हुआ नजर भी आता है। खास बात यह है कि शशि थरूर के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं से मालूम होता है कि कांग्रेस से बाहर भी उनके लिए जगह बन सकती है। ऐसे संकेत दूसरे दलों के नेता भी दे रहे हैं और अपनी तरफ से शशि थरूर भी, लेकिन लगता नहीं कि राहुल गांधी या वे कांग्रेस नेता जो उनके मन की बात यूं ही भी समझ ले। शशि थरूर के कांग्रेस में होने या ना होने की संभावना से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। वहीं अब एक बार फिर बसों और चालक दल पर हमले के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी को दी। उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने कल से महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं निलंबित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी कर्नाटक के लिए बसें चलाना बंद कर दी है। यह फैसला सीमावर्ती जिले बेलगावी में संवेदनशील सीमा मुद्दे पर व्याप्त तनाव को देखते हुए लिया गया है। बिहार की राजनीति में बीजेपी अब भी छोटे भाई की ही भूमिका में है। 2020 के चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है जब एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं यह पार्टी बाद में तय करेगी। इससे एक संदेश ये भी था कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलकर यह संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहने वाली है। पर सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली जीत से भी क्या बीजेपी को इतना आत्मविश्वास नहीं हो रहा कि वह बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है।
असम वैसे तो देश के छोटे राज्यों में शुमार है, लेकिन उसका कद कितना बड़ा है इसका अंदाजा राज्य में हो रहे एडवांटेज असम कार्यक्रम से लग जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, देश के तमाम दिग्गज कारोबारी भी जुटे हैं। क्या रिलायंस, क्या टाटा, देश की सभी बड़े कारोबारी समूहों ने प्रदेश में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असम भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है कि इस पर सरकार और कारोबारी सभी की निगाहें टिकी हुई है। असम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इसकी बानगी राज्य की भौगोलिक स्थिति खुद पेश करती है। हाल ही में पड़ोसी बांग्लादेश के साथ भारत की तकरार और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच असम का महत्व और बढ़ गया है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आए हैं, पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक अभियान जैसा शुरू कर दिया है। इससे पहले किसी भी राज्य ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर इतना फोकस नहीं किया था और इसका राजनीतिक रूप से भी बहुत ही बड़ा कारण भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच 3 सालों से चल रही लड़ाई को रोकने का जिम्मा ले लिया है, लेकिन मामला कुछ अलग ही मोड़ लेता दिख रहा है। ट्रंप ने न केवल मॉस्को के साथ दिख रहे बल्कि कीव को लताड़ भी रहे हैं। अब उन्होंने यूक्रेन में चुनाव न होने को लेकर वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाह कह दिया। रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने शायद सोचा हो कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस लीडर के हिस्से अभी और मुश्किलें आनी बाकी थी। व्हाइट हाउस आते ही ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चले आ रहे युद्ध को रोकने की बात की। शुरुआत में लगा कि ट्रंप मध्यस्थता करेंगे, लेकिन अब तस्वीर कुछ साफ हो चुकी है। ट्रंप रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर तय करेंगे कि लड़ाई कब और किन शर्तों पर रोकनी है। यूक्रेन 3 सालों में जिसकी इमारतें जमीन हो चुकी है, उसे इस पीस डील में कहीं शामिल नहीं किया जा रहा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मसलों पर दोनों के बीच असहमति भी नजर आई। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद की थी, इसके बदले में वो अब पैसे वापस ले रहे हैं। इस पर इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको सही करता हूँ, यूरोप ने यूक्रेन को पैसा दिया था और अब वह उसे ही वापस ले रहा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप चुप रहे और हामी भरते रहे। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 25 फरवरी 2025 को सुबह सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी की कीमत में कमी आई है। सोना अब 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 95,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 46,496 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 95,725 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगा होकर 46,996 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने की कीमत में उछाल आई है और चांदी सस्ती हुई है। गोविंद और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर कई तरह के गॉसिप्स चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि वह 37 साल की शादी को तोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी अफवाहों पर अभी तक गोविंदा व उनके परिवार का रिएक्शन सामने नहीं आया है। जब सुनीता आहूजा और उनकी बेटी टीना आहूजा से संपर्क किया गया तो उन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी। गोविंदा और सुनीता आहूजा की डिवोर्स की इन सभी खबरों ने उनके फैंस को शॉक्ड कर दिया है। एक रेडिट के पोस्ट के बाद ये हड़कंप मचा, जहां ये दावा किया जा रहा है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा 37 साल के बाद तलाक ले रहे हैं। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने चैंपियंस ट्रॉफी से जल्दी बाहर होने वाली अपने देश की पुरुष टीम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे करिश्माई कप्तान भी इस पाकिस्तानी टीम की किस्मत नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान की टीम को अपने पहले 2 मैच में न्यूजीलैंड और भारत से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गई। उसे अपने आखिरी मैच में अब बांग्लादेश का सामना करना पड़ा है। सना ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उसे देखते हुए अगर आप महेंद्र सिंह धोनी या यूनिस खान को भी कमान सौंप दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टीम का चयन खेल की परिस्थितियों को देखकर नहीं किया गया है।